सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैप्टर। आज हम चैप्टर नंबर 10 पे आ चुके हैं। चैप्टर नंबर 10 प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में होगा और ये टॉपिक IBPS PO क्लर्क, RRB, SBI PO क्लर्क, RBI, नाबार्ड और इंश्योरेंस और सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हम समझेंगे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है, बैंक्स को किन सेक्टर्स में लोन देना मैंडेटरी होता है, RBI के इंपॉर्टेंट PSL नॉर्म्स क्या होते हैं। PSL का फुल फॉर्म होता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। और उसके बाद से सारे कॉन्सेप्ट इजी लैंग्वेज में समझेंगे और पूरा एक अच्छा खासा पॉइंट ऑफ व्यू कवर करेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ने क्या वाले हैं, पहले वो देख लो। हम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर, MSME, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, कुछ अदर सेक्टर्स भी होंगे PSL के, वो पढ़ेंगे। साथ में प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट क्या होता है उसको हम समझेंगे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग से, ठीक है। ध्यान से सुनते हुए चलना। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है, ठीक है। तो द प्रायोरिटी सेक्टर रिफर्स टू द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी विच मे नॉट गेट टाइमली एंड एडुकेट क्रेडिट इन द अब्सेंस ऑफ द स्पेशल डिस्पेंशन। तो देखो, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का मतलब उन सेक्टर्स को लोन देना होता है जिनको नॉर्मली बैंक से टाइम पर या इनफ लोन नहीं मिल पाता। Priority sector lending comprises small value loans to agriculture and allied sectors, micro, small and medium enterprises, social infrastructure, renewable energy, housing for poor people, students and weaker section। अब इसका ये मतलब है कि PSL से आपको और कुछ याद आ रहा हो बट वो मत सोचना। PSL प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है कि अंडर एग्रीकल्चर, MSME, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, हाउसिंग, एजुकेशन और वीकर सेक्शंस को लोन दिया जाता है। All the public sector banks and private banks will have to maintain 40% of their lending to the priority sector lending। पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स को अपने टोटल एलिजिबल लैंडिंग का 40% प्रायोरिटी सेक्टर में देना मैंडेटरी होता है। इंट्रोड्यूस बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फॉर्मलाइज इन 1972। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को RBI ने इंट्रोड्यूस किया था और 1972 में ऑफिशियली फॉर्मलाइज किया था। 1972, 1972। Based on Dr. K.S. Krishnaswamy Committee recommendation, banks were advised to achieve the target of 40% for priority sector lending by 1985। इसका क्या मतलब है? डॉक्टर KS कृष्णास्वामी कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद बैंक्स को 1985 तक 40% PSL टारगेट अचीव करने को कहा गया। द प्रोविजन ऑफ डायरेक्शंस ऑफ RBI ऑन प्रायोरिटी बैंक्स एडवांसेस shall apply to every scheduled commercial bank, excluding RRBs and SFBs, small finance banks, licensed to cooperate in India by the Reserve Bank of India। ओके, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब निकलता है कि RBI के PSL रूल्स अभी सभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स पर अप्लाई होते हैं, लेकिन RRBs और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इस रूल से अलग होते हैं। दिस टारगेट्स आर द परसेंटेज ऑफ ANBC और क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर विच इज़ हायर ANBC एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। इसका ये मतलब है PSL टारगेट ANBC मतलब एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट या क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोज में जो भी ज़्यादा हो उसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और लास्ट में इसमें लिखा हुआ है इन द रिवाइज PSL गाइडलाइन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्लूड सम फ्रेश कैटेगरीज eligible for finance under the priority sector. This include loans to farmers for the installation of solar power plants, loans for establishment of compressed biogas CBG plants and bank finance to startup up to 50 करोड़। देखो इसको पूरा समझो कि रिवाइज PSL गाइडलाइंस ने RBI के कुछ नए सेक्टर्स भी इंक्लूड किए हैं, जैसे सोलर पावर प्लांट्स के लिए फार्मर्स को लोन देगा, कंप्रेस्ड बायोगैस CBG प्लांट्स और स्टार्टअप्स को ₹50 करोड़ तक बैंक फाइनेंस। ये नए सेक्टर्स भी अब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर कवर किए जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आगे क्या पढ़ेंगे? आगे पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। समझो, एग्रीकल्चर 80% ऑफ ANBC विद इन द 40% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग 80% आर एलोकेटेड टू द एग्रीकल्चर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब है कि टोटल 40% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग PSL टारगेट में से 18% एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए रिजर्व किया गया है, ठीक है। वेयर एंड 10% सब टारगेट इज केप्ट फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। एग्रीकल्चर के 18% टारगेट में से 10% का सब टारगेट स्पेशली स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए रखा गया है। मार्जिनल फार्मर्स हैव लैंड अप टू 2.5 एकर्स। मार्जिनल फार्मर्स वो होता है जिनके पास 2.5 एकर्स तक की ज़मीन होती है, ठीक है। मार्जिनल एकर्स के पास कितना ज़मीन होनी चाहिए? 2.5 एकड़। स्मॉल फार्मर्स हैव लैंड अप टू 2.5 to 5 करोड़ 5 एकड़ सॉरी।
अब स्मॉल फार्मर वो होते हैं जिनके पास 2.5 करोड़ से 5 करोड़ तक की ज़मीन होती है, ठीक है। तो ये था प्रॉपर सेगमेंट। अब याद रखना पीएसएल का टारगेट कितना होता है दोस्तों, 40%, एग्रीकल्चर 18% होता है, 18% ऑफ एएनबीसी। और मार्जिनल फार्मर के लिए कितना होता है दोस्तों, कितना लैंड होना चाहिए, 2.5 एकड़। स्मॉल फार्मर के लिए 2.5 एकड़ से लेके 5 एकड़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे एमएसएमई के बारे में। 7.5% ऑफ एएनबीसी की बात कर रहा है, इसको समझते हैं बड़े तरीके से। विद इन द 40% ऑफ प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग 7.5 एलोकेटेड माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो देखो इसका क्या मतलब है, माइक्रो एंटरप्राइजेस वो होती है जिसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक और एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ तक जाता है, ये एक टर्म होता है, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, यहाँ पर ये पूरा टर्म दिया हुआ है, लेकिन स्टार्टिंग में अगर हम फर्स्ट पॉइंट समझते हैं तो देखो टोटल 40% प्रियोरिटी सेक्टर पीएसएल टारगेट में 7.5% एमएसएमई सेक्टर के लिए रिजर्व किया गया है, ठीक है। और इसके पास एक क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमई दिया है। माइक्रो के लिए कितना इन्वेस्टमेंट है, टर्नओवर कितना होना चाहिए, स्मॉल के लिए, मीडियम के लिए, तीनों आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर मैं आपको पढ़ा भी देता हूँ, चलो माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए दोस्तों डायरेक्ट बोल रहा हूँ, यहाँ पर कुछ अंडरलाइन नहीं करूँगा, डायरेक्ट समझते चलना। माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़ के बिलो होना चाहिए। माइक्रो एंटरप्राइज वो होती है जिसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक और एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से कम होता है, ठीक है। जरा 1 मिनट रुकना, थोड़ा आवाज़ आ रही है बाहर से, गेट लगा के आता हूँ। ओके सॉरी। अब आगे बात करते हैं। अब स्मॉल के बारे में लिखा हुआ है कि स्मॉल एंटरप्राइजेस वो होती है जिसमें इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ का और एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से कम। मीडियम के लिए इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ और टर्नओवर 250 करोड़ से कम, ठीक है। आगे बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका भी दोस्तों। अब बात करेंगे एक्सपोर्ट क्रेडिट के बारे में। ओके, तो ये क्या होता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट 2% ऑफ एएनबीसी, इसको ध्यान से समझो। ओके, ये पूरा टर्म पढ़ा देता हूँ एक बार में। द एक्सिस्टिंग गाइडलाइंस फॉर डोमेस्टिक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स टू क्लासीफाई इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट क्रेडिट ओवर द कॉरेस्पॉन्डिंग डेट ऑफ द प्रेसिडिंग एरिया अप टू 2% ऑफ एएनबीसी और क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर विच एवर इज हायर। अब इसको समझो, डोमेस्टिक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स अपने इंक्रीमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट को एएनबीसी या क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर जो भी ज़्यादा हो उसके 2% प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग पीएसएल में काउंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, आरबीआई इनहांसेस लिमिट फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट अंडर प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग टू ₹40 करोड़ फ्रॉम द 25 करोड़ सितंबर 2019। इसका ये मतलब है सितंबर 2019 में आरबीआई ने एक्सपोर्ट क्रेडिट को पीएसएल में क्लासिफाई करने की लोन लिमिट 25 करोड़ से बढ़ाकर 40 करोड़ कर दी गई थी। कब कर दी दोस्तों, सितंबर 2019 में, याद रखना। आगे बात करते हैं, एजुकेशन का टर्म है, यहाँ पे एजुकेशन वाला पढ़ा देता हूँ आपको, बढ़िया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज रिसेंटली इंक्रीज द एजुकेशन लोन लिमिट फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि आरबीआई ने एजुकेशन लोन की प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग 25 लाख कर दी है। ये लिमिट इंडिया में पढ़ाई और फॉरेन अब्रॉड में पढ़ाई दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। अब बात करते हैं, मेरे ख्याल जब हाउसिंग का टर्म आएगा, टोटल 10 पीपीटी स्लाइड्स हैं इसमें, हाउसिंग पे आ गए। अब थोड़ा इजी है, अभी तो ऊपर अपने जो एजुकेशन का पढ़ा वो भी इजी था, अब हाउसिंग का देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। हाउसिंग का स्टार्ट करते हैं, बढ़िया। ₹50 लाख लोन इन एरियाज विद पॉपुलेशन ओवर 50 लाख। देखो, जिस सिटी की पॉपुलेशन 50 लाख से ज़्यादा है वहाँ हाउसिंग लोन 50 लाख तक प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंडर कवर होता है। 45 लाख लोन इन एरियाज विद पॉपुलेशन बिटवीन 10 से 50 लाख। 45 लाख लोन कहाँ कवर होता है, जहाँ पॉपुलेशन 10 लाख से 50 लाख है। 35 लाख लोन अंडर एरियाज विद पॉपुलेशन अंडर द 10 लाख। जिस एरिया की पॉपुलेशन 10 लाख से कम है वहाँ हाउसिंग लोन 35 लाख तक प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर कवर होता है, ठीक है। अब एक बात याद रखना, पॉपुलेशन 50 लाख से कम तो 50 लाख लोन, 10 से 50 लाख तो 45 लाख, 10 लाख से 10 लाख के अंदर तो 35 लाख लोन, ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं दोस्तों, अब बात करेंगे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, स्टार्ट करते हैं। बैंक लोन्स अप टू लिमिट ऑफ ₹8 करोड़ पर बोरोवर फॉर बिल्डिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक स्कूल, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन फैसिलिटीज इन Tier 2 to Tier 4 सिटीज। देखो, बैंक एक बोरोवर को 8 करोड़ तक के लोन दे सकता है और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जैसे स्कूल, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, सैनिटेशन फैसिलिटीज, ये लोन Tier 2 से Tier 4 सिटीज़ में अवेलेबल होती है, ये बात याद रखना। और ये कहाँ होती, कितना रुपए देते हैं, 8 करोड़, ठीक है।
आगे बात करते हैं। हेल्थ केयर फैसिलिटीज, द लिमिट हैज बीन इंक्रीज टू 12 करोड़ पर बोरोवर फ्रॉम प्रीवियस 10 करोड़ फॉर बिल्डिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज इंक्लूडिंग अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम इन टीयर 2 to टीयर 4 सेंटर्स। इसका ये मतलब है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 12 करोड़ तक का लोन दे सकते हैं। पहले ये लिमिट 10 करोड़ थी। इसमें हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर सेंटर्स और आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर आने वाले फैसिलिटीज़ भी इंक्लूड होती हैं। ये फैसिलिटी भी टीयर 2 से टीयर 4 सिटीज़ के लिए होती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं 8 पे। 8 स्लाइड पे क्या देखने को मिलेगा, रिन्यूएबल एनर्जी, ये भी ईजी है। रिन्यूएबल एनर्जी पढ़ते हैं। बैंक लोन्स अप टू लिमिट ऑफ ₹35 करोड़ पर बोरोवर फॉर बिल्डिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स लाइक सोलर बेस्ड पावर जनरेशन, विंड मिल्स एक्सेट्रा। देखो, बैंक एक बोरोवर को 35 करोड़ तक का लोन दे सकता है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे सोलर पावर प्लांट्स हो गए, विंड मिल्स हो गए, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हो गए। आगे बात करते हैं लोन्स फॉर इंडिविजुअल्स हाउस होल्ड्स फॉर रिन्यूएबल एनर्जी रिमेन कैप्ड एट ₹10 लाख पर बोरोवर। अगर कोई इंडिविजुअल हाउस होल्ड अपने घर के लिए सोलर पैनल या किसी भी रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहता है तो बैंक 10 लाख तक का लोन दे सकता है। देखो, 10 लाख का लोन भी देता है। आजकल तो सब्सिडी वगैरह भी चल रही है। 1.5-2 लाख का लगता है सोलर पैनल, और गवर्नमेंट की तरफ से शायद 75 हज़ार रुपये की आपको सब्सिडी भी मिल जाती है। बट ये तो लोन वाला फैक्टर था, तो वो अलग से 10 लाख रुपए देता है, ये चीज़ याद रखना है ना, 10 लाख। आगे बात करते हैं। अब आ गए हैं 9 पे। बस इसके बाद एक और बचा होगा। अब ये अदर्स वाला पॉइंट समझ लेते हैं। कुछ अदर्स सेक्शंस भी होते हैं, वो देख लेते हैं। देखो, वीकर सेक्शन 10% ऑफ ANBC, देयर इज अ नो चेंज इन द टारगेट ऑफ 10% ऑफ ANBC और क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर विच एवर इज हायर फॉर वीकर सेक्शंस। इसका ये मतलब है वीकर सेक्शन के लिए 10% ऑफ ANBC का टारगेट फिक्स है और इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। इसके बाद स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होता है दोस्तों। इसका मतलब है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स भी वीकर सेक्शन कैटेगरी के अंडर आते हैं। इन्हें प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का बेनिफिट मिलता है। ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स, तो ट्रांसजेंडर पर्सन भी वीकर सेक्शन कैटेगरी में इंक्लूड किए जाते हैं। ये PSL बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल होते हैं। आगे बात करते हैं आर्टिशियंस, विलेज कॉटेज इंडस्ट्रीज वेयर इंडिविजुअल क्रेडिट लिमिट्स डू नॉट एक्सीड ₹1 लाख। आर्टिशियंस, विलेज इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज को भी PSL का बेनिफिट मिलता है अगर उनका इंडिविजुअल लोन 1 लाख से ज़्यादा ना हो तो। बेनिफिशियरीज ऑफ डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट DRI स्कीम, DRI स्कीम एक बेनिफिशियरी भी वीकर सेक्शंस के अंडर कवर होता है। इंडिविजुअल वुमेन बेनिफिशियरीज अप टू ₹2 लाख पर बोरोवर। देखो, वुमेन बोरोवर्स को ₹2 लाख तक का लोन वीकर सेक्शन कैटेगरी के अंडर कवर किया जाता है। आगे बात करते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, दिव्यांग, जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए उनको भी वीकर सेक्शन कैटेगरी में आते हैं और PSL बेनिफिट्स के लिए वो भी एलिजिबल होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज विद मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHGS, सेल्फ हेल्प ग्रुप SHGS को भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंडर लोन दिया जाता है ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट किया जा सके, ठीक है, ये बात याद रखना। चलो दोस्तों, अब लास्ट पे चलते हैं, बस ये कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बोरिंग भी हो जाता है दोस्तों, बट पढ़ना तो पड़ेगा ना यार। आगे बात करते हैं। अब हम आ गए 10th पॉइंट पे, जिसमें हम बात करेंगे PLSC प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट के बारे में। दिस सर्टिफिकेट्स आर रिकमेंडेड टू हेल्प दोज बैंक्स विच डू नॉट अचीव PSL टारगेट्स। देखो, उन बैंक्स की हेल्प के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है जो अपने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग PSL टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाते। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स स्कीम वाज फर्स्ट सजेस्टेड इन द रिपोर्ट ऑफ फॉर्मर गवर्नर ऑफ RBI डॉक्टर रघुराम राजन लेड कमिटी इन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। तो देखो, PSL स्कीम का आइडिया सबसे पहले फॉर्मर RBI गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन कम्युनिटी ने अपने फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म रिपोर्ट में दिया था। RBI इशूड गाइडलाइंस ऑन द परचेज एंड सेल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स। तो RBI ने PSLC को बाय और सेल करने के लिए ऑफिशियल गाइडलाइंस इशू की थी। द सेंट्रल बैंक also launched a platform for trading the certificates through its core banking solutions portal named eKuber। अब RBI ने PSLC ट्रेडिंग के लिए अपनी eKuber पोर्टल को लॉन्च किया, जहां बैंक्स इन सर्टिफिकेट्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक्स RRB, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरिया बैंक्स आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द ट्रेडिंग। तो इसका ये मतलब है दोस्तों कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स RRB, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और लोकल एरिया बैंक्स सभी PSLC ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब लास्ट में टाइप्स ऑफ
PSLC से आता है, 4 टाइप्स के होते हैं, एग्रीकल्चर, स्मॉल एंड मार्जिनल, माइक्रो एंटरप्राइजेज और जनरल। चारों एक एक करके बताता हूँ। पहले बताता हूँ PSLC एग्रीकल्चर। दोस्तों ये सर्टिफिकेट एग्रीकल्चर सेक्टर के PSL टारगेट को अचीव करने के लिए होता है। PSL प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट दोस्तों। PSLC एंड MF स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ये सर्टिफिकेट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लैंडिंग टारगेट को कंप्लीट करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद आपका आता है PSLC माइक्रो एंटरप्राइजेस, जिसका मतलब होता है ये सर्टिफिकेट माइक्रो एंटरप्राइजेस के PSL टारगेट को अचीव करने के लिए होता है। उसके बाद आता है PSLC जनरल, ये जनरल कैटेगरी के सर्टिफिकेट होता है, ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट को मीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ओके। मेरे ख्याल से आज की वीडियो बहुत शॉर्ट बनी है, 15-16 मिनट की है, 17-18 तक जाएगी बस ये। तो चलो ठीक है, यहाँ से भी ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। और आज हमने चैप्टर 10 कंप्लीट करा, जिसमें हमने क्या पढ़ा, जिसमें हमने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स समझे, हाउसिंग, MSME, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, अदर फैक्टर्स। अभी PSLC लास्ट में पढ़ते हुए हैं, तो हमने ये सारी चीज़ें कंप्लीट करी। अब अगले चैप्टर में हम चैप्टर नंबर 11 NPA एंड इट्स रिजोल्यूशंस पढ़ेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, जिसमें हम रिकवरी प्रोसेस और DRT, IBC और बहुत सारी लाइक रिजोल्यूशन मैकेनिज्म्स को इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे और समझेंगे, बढ़िया तरीके से कंप्लीट करेंगे एग्जाम के लिए। बाकी ठीक है, बाकी कुछ अगर समझ में नहीं आया उस स्लाइड में तो आप मुझे उस पर्टिकुलर, या अगर पूरा भी नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, तो डायरेक्ट कह देना, जेन्युइन रहना, कह देना बिल्कुल समझ में नहीं आया, वापस पढ़ाओ। तो वापस बेहतरीन स्लाइड एक और बना देंगे, पढ़ा देंगे। बट अगर इसमें से कुछ ऐसी चीज़ लगती है जो समझ में नहीं आई हो तो उसको कमेंट सेक्शन में बता देना। और मेरा ये मानना है कि देखो स्क्रीनशॉट लेके रखना बढ़िया। अगर इसकी PDF चाहिए तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में PDF डाल देंगे, बढ़िया वहाँ से देख लेना, अपने अकॉर्डिंग भी पढ़ते हुए चलना। ठीक है, और ये सारी चीज़ें ना एग्जाम्स में पूछी जाती है। और देखो दोस्तों, साथ में ना ये चीज़ें इंटरव्यू के टाइम भी पूछी जा सकती है। ठीक है, स्पेशली फॉर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी मिलता हूँ फिर आपके साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखो। शिवम तिवारी साइनिंग ऑफ। थैंक यू गाइस दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।